ये जो बात सर कह रहे हैं प्रशांत तिवारी, वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी क्योंकि फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, फाइनेंस संभालते हैं, फाइनेंस जानते हैं, लोगों की जेब में वाकई पैसा नहीं है क्या? एमएसएमई पर जो मार है, मैन्युफैक्चरिंग पर जो मार है, स्थिति विकट है क्या? या फिर हम उस सपने की तरफ बढ़ रहे हैं जो सपना है 2047 तक का? देखिए, अगर हम निकट भविष्य की बात करें तो सर कीप द माइक क्लोजर प्लीज। 2-3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट आए हैं उससे डिमांड में एक स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो सरकार अगर शॉर्ट टर्म इन्फ्यूजन करती है डिमांड को बढ़ाने के लिए, तो सबकी एक्सपेक्टेशन यही है कि टैक्स रेट में, टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंज हो, जिससे कि एक लेट्स से 0 से 20 लाख तक की इनकम वर्ग के लोगों के पास कुछ पैसे आए हाथ में डिस्क्रिशनरी स्पेंड करने के लिए। ये 7 लाख से कितना बढ़ना चाहिए संजय जी? ये तो 7 लाख है ना भाई, 7 लाख पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना आपको। देखिए, ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है जो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं इस पे निर्णय लेने के लिए। तो कई तरीके हैं, मतलब टैक्स रेट काट दो या एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दो, बट अल्टीमेटली ये देखना है कि ये सारे डिडक्शंस देने के बाद भी एक आम आदमी के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंड करने के लिए पैसे बचते हैं या नहीं। अगर वो पैसे बचेंगे तभी अर्थव्यवस्था में, मतलब डिमांड की स्थिति सुधरेगी। ये तो एक तरह से एक शॉर्ट टर्म इलाज हुआ, बट अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली कैपेक्स में स्पेंड, कैपेक्स या इंफ्रा में स्पेंड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे फोकस होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि मैं अपने टैक्स नेट को कैसे वाइडन करूँ। आज की डेट में हमारा, अगर इंडिया की बात करें तो टैक्स जीडीपी रेशो काफ़ी हाई है कंपेयर टू ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़। लगभग 4 से 5% का गैप है हमारा। ओवरऑल टैक्स लगभग 19% है ऑफ जीडीपी कंपेयर टू अराउंड 14-15% इन अदर कंपेरेबल इकोनॉमीज़। तो वहाँ मैं स्कोप बहुत कम देखता हूँ और मैं टैक्स रेट को बढ़ाऊँ। तो दूसरा तरीका यही है कि मैं टैक्स नेट को कैसे वाइडन कर पाऊँ। 8 करोड़ लोग, 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं और उसमें से मात्र 45% लोग टैक्स देते हैं। तो ओवरऑल पॉपुलेशन में सिर्फ 3% लोग ही टैक्स देते हैं, जो कि इतना बर्डन उठाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट सर, लेकिन जीएसटी पर बड़ी बात होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उस पर भी मैं आपसे चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो एसेंशियलिटी हैं, लेकिन वो 18% के टैक्स स्लैब में है। अब कैरमल अगर पॉपकॉर्न में है, अगर पॉपकॉर्न मीठा है तो उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। असेंशियल मेडिसिन पर जीएसटी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी है, इवन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस जो है उस पर भी 18% का जीएसटी है। ये अगर वो जो मिडिल क्लास की बात कर रहे थे प्रशांत जी कि जेब में पैसा होना चाहिए, अगर ये सारे जीएसटी स्लैब को रिविजिट किया जाए, इनमें थोड़ा सा कट शॉर्ट किया जाए, तो क्या मिडिल क्लास की जेब में पैसा आने की संभावना है क्या? देखिए, कैरमल टैक्स पे बहुत चर्चा हो चुकी है और इससे बस एक ही चीज़ सामने आती है कि हम कितनी सिंप्लिसिटी ला सकते हैं टैक्सेशन में, और सो दैट आम आदमी को समझने में भी आसान हो और जो डे टू डे यूसेज की चीज़ें हैं उस पे टैक्स इम्प्लीकेशन कम हो। बहरहाल हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो नंबर्स मैंने अभी पहले बोले डायरेक्ट टैक्स की रिटर्न्स के, तो जो लोग डायरेक्ट टैक्स नेट से बाहर हैं उनसे सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी के माध्यम से ही सरकार के रेवेन्यू स्ट्रीम में पैसा आता है। तो अगेन मैं यही देखता हूँ कि काफ़ी बैलेंसिंग एक्ट रिक्वायर्ड है इस इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। और बैलेंसिंग एक्ट मतलब ज़्यादा फोकस सरकार का ये होना चाहिए कि हम एग्जीक्यूशन को कैसे और सुदृढ़ कर पाएँ। हर गली, हर शहर में बिट्टू टिक्की वाला या भोला लिट्टी वाला होंगे, ऐसे लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं और जहाँ पे टैक्स लगना चाहिए। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, बट मैं टैक्स नेट को कैसे वाइडन करूँ, काफ़ी
काफ़ी डीप थिंकिंग चाहिए। मतलब आप सर क्या आप एडवोकेसी कर रहे हैं कि भाई और जितना भी ये सेक्शन बचा है जो टैक्स नहीं देता उसको भी टैक्स देना चाहिए, देन ओनली विल कि हम ये पांचवी इकोनॉमी का टैग बरकरार रख पाएंगे या इसमें आगे बढ़ पाएंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, एक और मुझे सिंप्लिसिटी लानी है। जैसे हमने जीएसटी की बात की 28, 18, 12, एक और हमें सिंप्लिसिटी लानी है, और दूसरी ओर हमें ये देखना है कि मैं बैलेंस कैसे कर पाऊँ। अगर अपेक्षा ये है कि हेल्थ केयर पे खर्च होना चाहिए, शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी होनी चाहिए सरकार के पास। एब्सोल्युटली सर, लेकिन एमएसएमई है ना अपना, वो जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर था जिसका 14% का ग्रोथ रेट हुआ करता था, वो घटकर रह गया तकरीबन 2.2%। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कीजिएगा मुझे अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ों में गड़बड़ करूं तो। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा रीढ़ की हड्डी हुआ करता था हमारी इकोनॉमी के लिए, एक स्पाइन हुआ करता था, इसमें इतना डिक्लाइन, ये एक मेजर कंसर्न है क्या? देखिए, इस साल या सारा मिडिल क्लास इसी पर डिपेंडेंट है। फर्स्ट क्वार्टर को अगर हम एक एक्सेप्शन माने जहाँ पे कि कैपेक्स में स्पेंड कम हुआ, अभी भी इनफैक्ट 3 क्वार्टर्स के बाद भी लगभग 15% का प्रोरेटा में देखूँ तो 15% का बैकलॉग है। तो अगर एक ये नॉर्मल ईयर रहता, नॉन इलेक्शन ईयर रहता, तो ये बैकलॉग नहीं होता और ये पैसा इकोनॉमी में हर क्लास के लोगों तक पहुँचता और वहाँ से ग्रोथ प्रोपेल होती। तो हमें इसको थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन में देखना पड़ेगा, और मैं मान के चलूँगा कि ये एक एक्सेप्शन था जो कि एक लंबी अवधि में ये कैचअप हो जाएगा। तो डॉक्टर पी.एन.